जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो अपना जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होना है 19 जून को, उसी के लिए जो है हमने एक बूस्टर मॉक टेस्ट लाने का आपके लिए जो है सोचा था। और उसी कड़ी में आज पहला सेट 1 जो है हमने लाया हुआ है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस मॉक टेस्ट से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँ आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पर। ठीक है, तो पेन कॉपी आप हाथ में लेकर बैठिए और पूरा ऑप्शन जो जितने ऑप्शन होंगे सबको डिस्कस किया जाएगा। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। और मैं इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मध्य प्रदेश के मेले वगैरह जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। ओलंपिक का पूरा मैंने कवर किया हुआ है करंट अफेयर्स के साथ। तो उसको ज़रूर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि इसमें जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, और आयोग जो आपके हैं, साइंस के क्वेश्चन हो गए, एमपी हो गया, एमपी के करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो गए, इंडिया के करंट अफेयर से रिलेटेड हो गए। मतलब आपको पूरा का पूरा मसाला मिलने वाला है इसमें, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए पेन कॉपी हाथ में लेकर। और आपने कितना स्कोर किया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं कि गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी भू प्रॉपर्टी के किस भाग में देखने को मिलती है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक चित्र बनाना चाहूँगा। ठीक है, एक चित्र बनाना चाहूँगा यहाँ पर। मैं आपको आपके लिए एक चित्र बनाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जैसे हमने एक ज़मीन का टुकड़ा काट लिया। ठीक है, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। इस टुकड़े को अपन बोल देते हैं क्या? क्रस्ट। इस टुकड़े को अपन बोल देते हैं क्रस्ट। इस टुकड़े को बोल देते हैं मेंटल। ठीक है, इस टुकड़े को बोल देते हैं मेंटल, इस टुकड़े को बोल देते हैं कोर। तो अपने 3 टुकड़े हो गए ज़मीन के भू प्रॉपर्टी के, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इनको 3 भागों में हमने बांटा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है, इस भाग को कहते हैं मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इस भाग को कहते हैं मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, और इस भाग को कहते हैं अपन क्या? गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी इस भाग को कहते हैं। तो गुटेनबर्ग कहाँ पर आ रहा है आपका? मेंटल और कोर के बीच में आ रहा है गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर डीप में जाएगा तो जो है, जो आपका अगर मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी डिस्कॉन्टिन्यूटी को देखते हैं तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में आ रहा है जो है मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। और अगर गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी को देखते हैं तो लोअर लोअर मेंटल और अपर कोर, लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में आ रहा है कौन सा? आपका गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी रहता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी आपका हो जाएगा मेंटल और कोर के बीच में। ठीक है, मेंटल और कोर के बीच में सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर लोअर मेंटल और अपर यहाँ पर क्रस्ट की जगह में कोर दे देता, क्रस्ट की जगह में कोर दे देता, लोअर मेंटल और अपर कोर दे देता, तो ये उत्तर हो जाता। फिर ये उत्तर नहीं होता। इस जो है ऑप्शन के हिसाब से ये उत्तर होगा। मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी देखने के लिए मिलती है, और क्रेस्ट और मेंटल के बीच में आपको मोहोस डिस्कॉन्टिन्यूटी देखने के लिए मिलती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये बनता है। ठीक है, इससे पहले नोट है आपके लिए, अगर आपने इस मॉक टेस्ट में 60% या 18 से 20 अंक भी आप लेकर आते हैं तो इस बार आप प्रारंभिक परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है ये। और यह प्रश्न जो है, इसमें जो प्रश्न है वो अपने मन से नहीं बनाए गए हैं, विगत पिछले वर्षों में पूछे हुए अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। तो जो आपको परेशान करते हैं वही क्वेश्चंस हमने लेने की संभावना है, जो है ली हुई है, और इन क्वेश्चनों की आने की प्रबल संभावना है इस बार। ठीक है, और मॉक टेस्ट में सभी विषयों का जो है निचोड़ आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है, एमपी तथा करंट अफेयर्स सहित। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए, अब आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं, फिर से अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कम से ज़्यादा गहराई की ओर के क्रम में कौन सा कथन सत्य है? ये भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपके सामने एक फिगर बनाना चाहूँगा। एक फिगर ये हो गई, एक फिगर ये हो गई, और एक फिगर ये हो गई। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है वी आकार की में दिख रही है, ये वी आकार की घाटी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गॉर्ज। वी आकार की घाटी जो है जब ज़्यादा गहरी हो जाती है तो इसको गॉर्ज बोलते हैं। इसको बोलते हैं कैनियन। कैनियन इसको बोलते हैं कैनियन, या आई आकार की घाटी इसको बोलते हैं। जब जो है गॉर्ज जो है बहुत ही गहरा हो जाता है और जो है बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण ढाल हो जाती है, देखिए एकदम खड़ी ढाल हो जाती है, तो इसको कैनियन बोलने लग जाते हैं। कैनियन बोलने लग जाते हैं, और ये बिल्कुल इस आई आकार में दिखने लगती है, इसलिए इसको आई आकार की घाटी बोल दिया जाता है। एक बार फिर से समझिए,
देखिए ये बनते कैसे हैं, पहले तो आप यही जान लीजिए। जब पहाड़ों से जो है युवा अवस्था बोलते हैं नदियों की, जब पहाड़ों से ऊपर गिरती हैं तो काफ़ी रफ्तार में रहती हैं, तो जब वो नीचे गिरती हैं तो अपर्दन करती हैं, अपक्षय और अपर्दन करती हैं। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय का मतलब होता है टूटना, मतलब किसी पर चोट करेंगे तो वो टूटती है। जैसे पत्थर में अगर हथौड़ा मारेंगे तो पत्थर टूटेगा, उसी तरह से पानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरती है तो वो पत्थरों को तोड़ती है, ठीक है, तो इसको अपक्षय बोलते हैं। अपर्दन किसको बोलते हैं? घिसाहट को बोलते हैं। जैसे चटनी वगैरह पीसने के लिए पहले पत्थर का यूज़ किया जाता था ना, तो उसमें जो है अपर्दन होता है, घिसाहट को अपर्दन बोलता है, बोलते हैं। तो नदियों द्वारा अपक्षय और अपर्दन के परिणाम स्वरूप जो है ये स्थलाकृति टोप जो है देखने के लिए मिलती हैं। तो जब गहरी हो जाती हैं, वी आकार की दिखने लगती हैं, उसे वी आकार की घाटी बोल देते हैं। जब वी आकार की घाटी ज़्यादा गहरी हो जाती है तो उसे बोल देते हैं अपन गॉर्ज। और फिर जब गॉर्ज भी बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है और एकदम तीक्ष्ण सीधी ढाल पे आ जाता है, उसे बोल देते हैं कैनियन। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज़्यादा गहरा होगा कैनियन, फिर होगा गॉर्ज, फिर होगा वी आकार की घाटी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और कैनियन को ही बोलते हैं आई आकार की घाटी। अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या लगाना है? कम से ज़्यादा गहराई की ओर जाना है, तो सबसे कम कौन सा होगा? वी आकार की घाटी। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है वी आकार की घाटी। फिर उसके बाद गॉर्ज होगा, तो इसमें भी है गॉर्ज, इसमें भी है गॉर्ज, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, कम से ज़्यादा की ओर अपने को जाना है। उसके बाद है आई आकार की घाटी या कैनियन। देखिए आई आकार की घाटी को ही कैनियन बोलते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। तो ये वाला भी सही हो जाएगा, ये वाला भी सही हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन 2 और 3 सही हैं। देखिए इसमें मैंने 5 ऑप्शन ले लिए हैं इसीलिए, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, स्थायी समिति का अध्यक्ष वो पूछ रहा है। स्थायी समिति का अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का अध्यक्ष हमेशा गृह मंत्री होता है, और गृह मंत्री हमारे हैं इस समय वर्तमान में अमित शाह जी। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं वर्तमान में, और ये नवीनतम मंत्रालय जो बना है सहकारिता मंत्रालय, उसके मंत्री भी अमित शाह ही हैं। लेकिन अगर यहाँ पर स्थायी शब्द हटा दिया जाता है और सिर्फ अंतर्राज्यीय परिषद की अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है अगर आपसे पूछा जाता है, स्थायी समिति हटा दिया जाता है, तो उसके अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला दिख रहा है आपको ऑप्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसके मंत्री कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टीकमगढ़ जो है लोकसभा सीट से वो सांसद हैं, बिल्कुल आप बताइए। वीरेंद्र कुमार, ठीक है, वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, याद रखिएगा। एमएसएमई मंत्री, एमएसएमई मंत्री कौन है? एमएसएमई मंत्री हमारे हैं नारायण राणे, ठीक है, नारायण राणे। आप मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन है, ठीक है। ये केंद्र के एमएसएमई मंत्री, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री जो हैं वो नारायण राणे हैं। संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? बहुत चर्चा में है, मीनाक्षी लेखी, याद रखिएगा, संस्कृति राज्य मंत्री हैं, काफ़ी चर्चा में। आप संस्कृति मंत्री मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है ये। वीनस रोज वाटर डिश ये किस टूर्नामेंट की महिला विजेता को दिया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विंबलडन जो इंग्लैंड में होता है, उसकी जो महिला विजेता होती है उसको वीनस रोज वाटर की डिश ये दिया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और इससे पहले जो है बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन्स ये बन जाते हैं। और यूएस ओपन की बात करते हैं तो यूएस ओपन अभी इससे जस्ट पहले हुआ था, और इससे जस्ट पहले सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है पहला ग्रैंड स्लैम होता है, इसको जीता है राफेल नडाल ने, और राफेल नडाल ने रिकॉर्ड 21वीं बार जीता है, और ये सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को राफेल नडाल ने जो है 21वीं बार जीतकर रिकॉर्ड कायम किया है। इसके अलावा महिलाओं में जो है एश्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, राफेल नडाल कहाँ के हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और एश्ले बार्टी महिलाओं की श्रेणी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी हैं, और एश्ले बार्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने टेनिस से संन्यास भी ले लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएस ओपन की बात करते हैं तो यूएस ओपन को किसने जीता हुआ है? डेनियल मेदवेदेव जो रशिया के हैं, और महिलाओं की श्रेणी में एम्मा रादुकानू ने जीता हुआ है जो कि इंग्लैंड की हैं, और एम्मा रादुकानू को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी मिला हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप जो है, और ये इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा विंबलडन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक और शानदार सा क्वेश्चन आ गया कि अशोक दलवाई समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? याद रखिएगा, अशोक दलवाई समिति का संबंध है किसानों की आय दोगुना करने से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसानों की आय दोगुना करने से संबंधित है अशोक दलवाई समिति, काफ़ी चर्चा में रहती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कौन सी जो आयोग है? याद रखिएगा, सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग, ये अभी करंट का क्वेश्चन है, 5-6 दिन पहले का क्वेश्चन है।
और इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे रंजन देसाई। रंजन देसाई समिति बनाई गई थी। जम्मू कश्मीर परिसीमन के लिए रंजन देसाई समिति बनाई गई थी और इन्होंने 90 सीट जो है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो है 90 विधानसभा की सीट इसमें बनाई गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रंजन देसाई समिति के द्वारा ही जम्मू कश्मीर का परिसीमन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारा 377 जो है ये नवतेज कोर केस हुआ था, नवतेज कोर केस हुआ था, समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये धारा 377 उससे संबंधित है। एक आपको और याद रखना है, विशाखा गाइडलाइन, कार्यस्थल पर जो यौन हिंसा वगैरह होती है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ वगैरह, वो विशाखा गाइडलाइन जो है उससे संबंधित है, ठीक है। तो ये कुछ याद रखिएगा। मैंने कितनी बताया आपको, अशोक दिलवाई समिति जो है किसानों की आय दोगुना करने के लिए, केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकारी आयोग, जम्मू कश्मीर परिसीमन के लिए जो है आपकी रंजन देसाई समिति 90 सीट बनाई गई, धारा 377 के लिए नवतेज कौर केस, और विशाखा गाइडलाइन मैंने आपको बताया एक एक्स्ट्रा कार्यस्थल पर जो है यौन हिंसा वगैरह से संबंधित है विशाखा गाइडलाइन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट लेजा घोषणा पत्र का संबंध किस संस्था से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था। आपको यहाँ पर दिख रहा है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन जो है याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। नाम इसका संघाई सहयोग संगठन है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, संघाई में नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है नाटो। नाटो को ऐसे लिखते हैं, नाटो, NATO, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका का एक जो है सैन्य गठबंधन है जिसमें 30 सदस्य हैं, याद रखिएगा। इसका गठन 1949 में किया गया था और यूक्रेन इसी में घुसने के लिए ऊंचा करा था, तो रशिया ने उसको जो है बहुत ही शानदार तरीके से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत मासूमों की भी डेथ हो गई है। तो रशिया ने बहुत सबक सिखाया इसको नाटो में जाने के लिए। सीधी सी बात है कि आपकी बाउंड्री के पास अगर आपका दुश्मन आएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। रशिया ने बिल्कुल अपनी जगह सही किया है। और यूक्रेन हालांकि, चलिए अपन इसमें कमेंट नहीं करते हैं, बहुत बहुत लंबा मैटर है वो, उसके बारे में तो अपन बाद में बात करेंगे। नाटो के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में पड़ता है। इसमें जो है 27 देश है, याद रखेंगे। ब्रेग्जिट सम्मेलन के द्वारा ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और NDB, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपका फोर्ट लेजा घोषणा पत्र है ना, वो NDB जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का बैंक है। तो फोर्ट लेजा एक जगह है ब्राज़ील में, तो वहीं पर जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी उसी में जो है NDB जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स का बैंक है, वहीं पर अस्तित्व में आया था। तो इसीलिए फोर्ट लेजा घोषणा पत्र के द्वारा ही बोला जाता है कि NDB की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में ही, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और NDB का नवीनतम सदस्य जो है मिस्र है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। और COP 27 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 होता है, वो भी जो है मिस्र के शर्म शेख में होना है। तो याद रखिएगा, COP 27 भी मिस्र में होना है। ये सारी की सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ याद ये नोट करते जाइएगा भैया। ये सारी की सारी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। करंट अफेयर्स का भी निचोड़ है आपका, स्टैटिक जी के भी है, कॉन्सेप्ट भी है, सब है इसमें। बिल्कुल आप लगे रहिए। प्रयास हमारा अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूँ। मॉक टेस्ट आते ही रहेंगे, आपके प्यार के ऊपर है कि आप कितना प्यार देते हैं इस वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए क्या। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड रेड हो रहा है, ये कलर ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस महान व्यक्तित्व की मृत्यु जो है यूनाइटेड किंगडम के ब्रिस्टल शहर में हुई थी। याद रखिएगा, जो है राजा राम मोहन राय, इनकी मृत्यु जो है ब्रिस्टल में हुई थी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इनका जन्म राधानगर गुजरात में हुआ था। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में करी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने एक बहुत फेमस सभा की जो है स्थापना करी थी, वो तो सब जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। लेकिन इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में करी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रास बिहारी बोस भी यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको कौन भूल सकता है भैया। 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है विभाजन हो गया था कांग्रेस का, 1906 का अधिवेशन जो हुआ था, उसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस ही थे। यहाँ पर अंबिका चरण मजूमदार दिख रहे हैं। अंबिका चरण मजूमदार जो है 1916 में जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, वो कहाँ पर हुआ था आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसमें जो है नरम दल और गरम दल का मिलन हो गया था, और जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी मिलन हो गया था। तो उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला पूछ देता है तो वो सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा। पहली भारतीय महिला नहीं थी, ये पहली महिला थी। तो ये काफ़ी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न होता रहता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा।
ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन करंट का क्वेश्चन ये समझ नहीं पाएंगे लोग। ये करंट का क्वेश्चन है, अभी अभी खोजा गया है क्योंकि, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बनेगा, आपको लगेगा इतिहास का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक है। इतिहास में भी आ जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। अभी हाल ही में, क्योंकि यहाँ पर 5000 वर्ष पुराने आभूषण बनाने का कारखाना खोजा गया है। ये कौन सी जगह है, आप क्या बता सकते हैं? ये है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है हिसार, हरियाणा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 5000 वर्ष पूर्व आभूषण बनाने का कारखाना यहाँ पर मिला हुआ है। चन्हूदड़ो दिख रहा है, चन्हूदड़े में क्या है? मनके बनाने का कारखाना चन्हूदड़ो में है। धौलावीरा दिख रहा है, धौलावीरा जो है ये 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नवीनतम है एकदम 14। और अपने यहाँ अमूर्त विरासत स्थल भी है ना, तो 14वीं अमूर्त विरासत स्थल अगर आपसे पूछ देता है तो दुर्गा पूजा जो है अमूर्त विरासत है यूनेस्को की 14वीं, एकदम लेटेस्ट। और जो है यूनेस्को की जो अपनी लिस्ट होती है उसमें धौलावीरा नवीनतम है, याद रखिएगा। अमूर्त विरासत में दुर्गा पूजा है नवीनतम, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जो है भारत का 40वां और एकदम लेटेस्ट धौलावीरा है। और धौलावीरा वही जगह है, याद रखिएगा, जो 3 ओर से विभाजित है, और स्टेडियम भी धौलावीरा में खोजा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 39वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछ देता है आपसे, क्योंकि ये भी नवीनतम है, ये काकती रमप्पा रुद्रेश्वर मंदिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा अधिसूचित किया गया है? देखिए, पहले तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का है, इसको T+2 अवार्ड मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन आना ही है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, याद रखिएगा, और T+2 अवार्ड इसको मिला है। रामधर विषधारी आपका 52वां टाइगर रिजर्व जो है भारत का, ये अधिसूचित कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका 53वां टाइगर रिजर्व भारत का है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। रामधर विषधारी राजस्थान में है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व 53वां है, छत्तीसगढ़ में है। श्री मेघमलई श्रीविल्लिपुत्तूर ये तमिलनाडु में है, और ये इनके जो है 51वां टाइगर रिजर्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? स्टार लगा लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जो सुशील चंद्रा हैं वो बदल गए हैं। 24 में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो बदल गए हैं भैया, अभी 1 हफ्ते पहले ही बदले हैं। अब सुशील चंद्रा मत लगाइएगा, लेकिन ये इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। ये 24 में थे, अब 25 में जो है राजीव कुमार बन गए हैं। 25 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। सुमन बैरी दिख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी बन गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के सीईओ कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। विनय कुमार सक्सेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिल्ली के उपराज्यपाल बन गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये KVIC खाद्य और ग्रामोद्योग विभाग जो है उसके भी अध्यक्ष हैं, और दिल्ली के उपराज्यपाल भी हैं। KVIC 1956 के अधिनियम से जो है KVIC की स्थापना होती है, और KVIC का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, और ये MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो आप नोट करते चलिएगा भाई मेरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा क्वेश्चन है। सैंड ऑफ ब्रेन किसे कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को सैंड ऑफ ब्रेन कहते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था। लीवर याद रखिएगा, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, विटामिन A को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और यूरिया यहीं पर बनता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें लीवर करता है, ठीक है। और मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, मिनिमम रीजनरेशन पावर ब्रेन में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब वहाँ के सेल डिवीज़न बहुत कम होता है, लीवर में सेल डिवीज़न जो है मैक्सिमम होता है, आपने पढ़ा होगा बायो में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स याद रखिएगा उड़ीसा में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, और इसका जो है शुभंकर जया और विजया था। जया और विजया इसका शुभंकर था। अभी जो है 2021 वाला जो 2022 में हो रहा, 2021 में नहीं हो पाया था, वो हरियाणा में हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 2022 वाला भोपाल में होने वाला, 2023 में, सॉरी 2023 में जो है भोपाल में होने वाला है। 2022 में अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में हो रहा है। और कर्नाटक में अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है। कर्नाटक के बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर है। एक बार फिर से बताता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये उड़ीसा में हुआ था, अभी जो है हरियाणा में हो रहा है। 2023 वाला जो है भोपाल में होना है। और कर्नाटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी टॉप में आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट लेक एरिया, ग्रेट लेक एरिया किन 2 देशों के बीच में है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। USA और कनाडा, USA और कनाडा के बीच में जो है ग्रेट लेक एरिया है। और इसमें कौन कौन सी जो है झीलें आती हैं? तो याद रखिएगा सुपीरियर झील, मिशिगन झील, और ह्यूरॉन झील, इरी झील, और ऑन्टारियो झील, ठीक है। 5 झील आते हैं USA और कनाडा की सीमा में। USA और कनाडा की सीमा के बीच में जो है इसको ग्रेट लेक एरिया बोलते हैं। इसमें 5 झील मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, और ऑन्टारियो झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पिनाका क्या है?
पिनाका रॉकेट नहीं है, याद रखना, पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। देखो ऐसे आपने देखा होगा, ये गाड़ी रहती है, ठीक है, इसमें ऐसे लगा रहता है, एक सिस्टम लगा रहता है, ठीक है, यहाँ से धड़ 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 रॉकेट छूटते हैं ना, बिल्कुल आपने वीडियो में देखा होगा। ये है पिनाका, ठीक है, पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, पिनाका रॉकेट नहीं है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? नाग है एंटी टैंक मिसाइल। और हेलिना, हेलिना जो है ये हेलीकॉप्टर वर्जन है नाग का, ये भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है, हेलिना। और नाग तो एंटी टैंक मिसाइल है ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छत्तीसगढ़ में तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यूपीएससी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, बिल्कुल सही है। कार्यावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो सही पहले हो जाए, सही है। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, सही है। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, आपका प्यारा उपरोक्त सभी। चलिए, यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ठीक है, मनोज सोनी है भैया। ठीक है, चलिए, और अभी सीबीएसई के भी चेंज हो गए हैं, सीबीएसई के चेंज हो गए हैं। सीबीएसई कौन है? निधि छिब्बर हैं, याद रखिएगा, निधि छिब्बर। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया कौन है? अलका उपाध्याय हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल हैं। अलका मित्तल, अलका उपाध्याय में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ONGC की अलका मित्तल हैं, NHAI की जो है अलका उपाध्याय हैं। ठीक है, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पर्वतारोही संस्थान की पहली महिला अध्यक्ष भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बता देता हूँ, हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट जो है पर्वतारोहण संस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सोमा मंडल एक है, सोमा मंडल, ये कौन सी संस्था की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का 164वें नंबर का सदस्य कौन है? ये एमपीपीएससी में खूब पूछा जाता है। एमपीपीएससी में इस तरह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। पहले एक बार पूछा था आईएमएफ में कितने सदस्य हैं, उस टाइम पे 189 थे, अब 189 नहीं है आईएमएफ में, याद रखिएगा। आईएमएफ, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो है 190 नंबर का सदस्य बन गया है एंडोरा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंडोरा जो है आईएमएफ का 190वां सदस्य है। साउथ सूडान यूनाइटेड नेशन का 193 नंबर का सदस्य है। यूएसए जो आईएसए है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत और रूस का, सॉरी, भारत और जो है फ्रांस का इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, उसका 101वें नंबर का सदस्य जो है यूएसए है। अफगानिस्तान जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 164वें नंबर का जो है सदस्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? याद रखिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा लेटेस्ट है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन पोलो सरदार पटेल ने चलाया था, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई किया था और किए थे, और हैदराबाद को जो है आज़ाद करवाए थे। और साधु बेट टापू पर जो है सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है। और रीवा केवड़िया एक्सप्रेस भी शुरू हुई है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से रीवा केवड़िया एक्सप्रेस शुरू हुई है डायरेक्ट यहाँ पर साधु बेट टापू पर जाने के लिए केवड़िया में। तो आप वहाँ पर सरदार पटेल की जो है मूर्ति आप देख सकते हैं। रामबी सुतार सरदार पटेल जी की इस मूर्ति के जो है वास्तुकार हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, स्टैचू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश में कहाँ पर बनाई गई है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये कहाँ पर बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर बनाया गया है? ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अटल जी की प्रतिमा कहाँ पर लगाई जा रही है मध्य प्रदेश में? अटल जी की प्रतिमा अटल पार्क में लगाई जा रही है। अटल पार्क कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑपरेशन ट्राइडेंट दिख रहा है, इससे कराची बंदरगाह को जो है हमने नस्ते नाबूद किया था, जो बांग्लादेश के समय उस युद्ध चला था पाकिस्तान का उस समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन्नौर चावल का जीआई टैग किसके पास है? याद रखिएगा, यहाँ पर उमरिया दिख रहा है। उमरिया में क्या क्या खास है? लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क वही है जहाँ पर बाघों का घनत्व सबसे ज़्यादा है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क वही है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क वही है जहाँ पर चार्जर पॉइंट है। चार्जर पॉइंट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। शेषशाही तालाब भी है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बांधवगढ़ में जो अभिलेख मिले हुए हैं वो संस्कृत भाषा में है, ये बात भी आप याद रखेंगे। सफ़ेद शेरों की भूमि बांधवगढ़ नेशनल पार्क को बोला जाता है। अब इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं बता सकता। पनपठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शहडोल में पड़ती है, ठीक है, याद रखेंगे। और शहडोल सोन नदी के किनारे पड़ता है, ये बात भी याद रखेंगे। मैंने पूछा चिन्नौर चावल का जीआई टैग जो है बालाघाट में है, बालाघाट के पास है चिन्नौर चावल का जीआई टैग। और जो है चमड़े के खिलौने बनाने का जीआई टैग इंदौर के पास है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, रीवा में जो है चावल सत्याग्रह हुआ था, तो ये बात भी याद रखेंगे। रीवा में क्या है? ठाकुर रणवत सिंह स्टेडियम है। महामृत्युंजय का मेला भी रीवा में लगता है। इससे ज़्यादा यहाँ रीवा के बारे में नहीं बताया जा सकता। रीवा को जो है एक बात और याद रखिएगा, जो है झरनों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पर जितने झरने
किनारे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और उनकी नदी के साथ बताइए मुझे। रीवा किस नदी के किनारे है ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बिछिया नदी के किनारे बता देता हूँ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र कौन सा है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को जनजातीय क्षेत्रों में बांटा गया है ऐसे। एक तो उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्र में बांटा गया है, एक तो आपको बांटा गया है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जनजातीय क्षेत्र में, एक आपको बांटा गया है पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र में। तो यहीं पर रहती है भील जनजाति, और यही जो है पश्चिमी जो है जनजातीय क्षेत्र सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ठीक है, याद रखिएगा। और गोंड इस वाले में पाए जाते हैं जो आपका दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जनजातीय क्षेत्र है। और कोल जो है, कोल ये इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से वाले क्षेत्र में? उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्र में। तो इनका जो क्रम भी आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भील, उसके बाद पाए जाते हैं गोंड, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उसके बाद पाए जाते हैं आपके कोल। ये सबसे ज़्यादा जनजातियों का जो है घटता हुआ क्रम है, भील, गोंड और कोल। और ये भी बात याद रखिएगा, भारत में अगर सबसे ज़्यादा कोई जनजाति पाई जाती है तो वो गोंड पाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में भील पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जो है भील जनजाति की पहली फिल्म कौन सी है? फैसला याद रखिएगा, भील जनजाति की पहली फिल्म है। और ये जय भीम और मरक्कर जो दिख रहे हैं, ये इस बार ऑस्कर में गए थे, इसलिए मैंने इनको डाला हुआ है। याद रखिएगा, जय भीम और मरक्कर। उसके अलावा फैसला जो है पहली भील जनजाति की फिल्म है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा कंटेंट आपको मुझे नहीं लगता यूट्यूब में मिलने वाला यार। सूरमा भोपाली का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? सूरमा भोपाली देख के भोपाल नहीं लगाएंगे, दतिया है, ठीक है, दतिया से संबंधित है सूरमा भोपाली, ठीक है। गामा पहलवान का संबंध भी दतिया से है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शहडोल दिख रहा है, शहडोल की एक बहुत ही फेमस शख्सियत, आपको एक क्रिकेटर बता रहा हूँ मैं, पूजा वस्त्रकार जो अभी न्यूजीलैंड में जो है अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है ना, उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जीत गया है इंग्लैंड को हराकर। इसमें जो है पूजा वस्त्रकार भारतीय टीम की तरफ से गई हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी कपिल शर्मा के शो में भी गई थी यार, याद रखना। पूजा वस्त्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शहडोल की है, क्रिकेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश की गुना से संबंध रखने वाले हैं रमेश चंद्र लोहाटी। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, रमेश चंद्र लोहाटी, याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब से कब तक थे? 1 जून 2004 से 31 अक्टूबर 2005 तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रमेश चंद्र लोहाटी। गुना से संबंधित है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर इनकी टाइमिंग आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप सही कर देंगे, अन्यथा गलत कर देंगे। इनको शपथ किसने दिलाई थी? तो आप शंकर दयाल शर्मा देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के हैं, तो ये नहीं है भैया। इनको शपथ दिलाई थी एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। शंकर दयाल शर्मा तो जो है बहुत पहले थे, इनसे पहले थे जो है राष्ट्रपति। और शंकर दयाल शर्मा वही व्यक्ति हैं जो जिनके टाइम पर 4 प्रधानमंत्री जो है बदल गए, ठीक है, याद रखेंगे। और वीवी गिरी वो राष्ट्रपति हुए हैं जिनके टाइम पर जो है वोटों की 2 बार गिनती करवाई गई थी चुनाव के टाइम पे, इनके चुनाव के टाइम पे, ठीक है। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन है? पहली महिला जो है राष्ट्रपति हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर नहीं डालना चाहिए था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ठीक है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न है, 24वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? पहले तो याद रख लेना, 24वां है, बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। कतर में क्या आयोजित किया जाना है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सोचिए आप। बर्मिंघम में कतर में क्या आयोजित किया जाना है? कतर में याद रखिएगा 22वें नंबर का फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में आयोजित किया जाना है। इसके अलावा पेरिस दिख रहा है, पेरिस में क्या आयोजित किया जाएगा? अगला जो है ओलंपिक पेरिस में आयोजित किया जाना है, ठीक है, 33वें क्रम का। इस बार 32वें क्रम का था टोक्यो। मैंने ओलंपिक बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ओलंपिक में एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। तो अभी 32वें ओलंपिक हुए हैं, 33वें ओलंपिक जो है पेरिस में होने वाले हैं, 34वें ओलंपिक जो है लॉस एंजल्स में होने वाले हैं अमेरिका में, और 35वें जो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। हांगझाओ दिख रहा है, हांगझाओ में क्या है? हांगझाओ में जो है एशियन गेम्स होने वाले हैं इसी साल, 2022 के एशियन गेम्स जो है हांगझाओ में चाइना में होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतकालीन ओलंपिक अभी हुए हैं, हाल ही में बीजिंग में हुए हैं, याद रखिएगा। शीतकालीन ओलंपिक जो 24वें नंबर के शीतकालीन ओलंपिक थे वो बीजिंग में हुए हैं। अगला जो 2026 में शीतकालीन ओलंपिक वो इटली में होने वाला है। इतनी सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए, सारे के सारे, पेन कॉपी लेकर बैठिए। अगर आप ऐसे लेट के देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको जो है फ़ायदा नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। सागर में जन्मे चंद्रशेखर त्रिम्बक सरवटे, चंदू सरवटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, हल्के में मत लेना, क्रिकेट से संबंधित थे चंदू सरवटे। और ये सागर में इनका जन्म हुआ था। ये जो है याद रखिएगा ऑलराउंडर थे। ये सारे मैंने अपने मन से नहीं बनाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं,
या अगर आप व्यापम भी दे रहे हो ना तो उसमें भी आपके लिए काम आएगा। आप MPPSC दे रहे हो, कुछ भी मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको जो मील का पत्थर साबित होने वाला है। याद रखें ना, चंदू सरवटे जो है ऑलराउंडर थे और ये काफ़ी पुराने प्लेयर हैं यार, ऑलराउंडर थे और ये जो है 9 टेस्ट खेल चुके हैं और इन्होंने डेब्यू जो है इंग्लैंड के खिलाफ किया था और सागर के हैं ये तो बता ही दिया गया आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? याद रखिएगा ग्वालियर में जो है डॉल्फिन रिसर्च का सेंटर है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं सुपर टाइग्रेस मॉम T15 इसको बोला जाता था, सुपर टाइग्रेस मॉम बोला जाता था या कॉलर वाली बाघिन बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि उसने 29 शावकों को जन्म दिया था और इसने 5 शावकों को एक साथ जन्म देने का भी रिकॉर्ड बनाया था। इसकी हो गई है मृत्यु। तो ये पूछ रहे हैं ये किस नेशनल पार्क से संबंधित थी, आपको ये बताना है। ये पेंच नेशनल पार्क से संबंधित थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। ये पेंच नेशनल पार्क से संबंधित थी, कॉलर वाली बाघिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। रातापानी दिख रहा है, रातापानी एकलौती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। 1976 में स्थापना हुई थी, 2013 में प्रोजेक्ट टाइगर में जो है शामिल हो गया था। मध्य प्रदेश जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जरूर बताइएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चंदेरी, ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं मध्य प्रदेश के एग्जामों में, MPPSC में स्पेशली आता है स्टेटमेंट का क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। चंदेरी से लगभग 3 कोरों या 6 मील की दूरी पर एक छोटी सी नदी बेतवा थी, ऐसा किस में कहा गया? ऐसा याद रखिएगा बाबरनामा में कहा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। राज तरंगिणी दिख रहा है, राज तरंगिणी जो है कश्मीर का इतिहास बताता है, इसको कल्हड़ ने लिखा था। गीता रहस्य को किसने लिखा था? गीता रहस्य को लिखा था आपके तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निजी हथियार निर्माण के क्षेत्र में इजरायल एवं पुंज लॉयड कंपनी के सहयोग से निर्माण इकाई कहाँ पर लगाई जा रही है? याद रखिएगा मालनपुर औद्योगिक केंद्र जो कि भिंड में है, इसमें जो है इजरायल के सहयोग से और पुंज लॉयड कंपनी के सहयोग से जो है हथियार निर्माण की जो है इकाई लगाई जा रही है। नजरपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? आपसे क्वेश्चन पूछता है अगर, याद रखिएगा उज्जैन में है। बहुत ये MPPSC में आता है कि कौन सा औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है। ये सब आज आने वाले क्वेश्चन है। नजरपुर औद्योगिक केंद्र याद रखिएगा उज्जैन में है। ठीक है, और नीचे दिख रहा है एक पीथमपुर औद्योगिक केंद्र, ये जो है धार में आपका पड़ जाता है। और जो है नेट्रेक्स एक स्पीड टेस्टिंग ट्रैक जो है बनाया गया है, एशिया का सबसे लंबा जो है वो पीथमपुर धार में ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा जल के अधिकतम उपयोग के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का नाम क्या है? आपको सिंपली ये बताना है। याद रखिएगा खोलसा समिति जो है गठित की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा कि ये तय करेगी कि नर्मदा जल का अधिकतम उपयोग कौन करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश सिंह समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुलिस रिफॉर्म से संबंधित है। प्रकाश सिंह समिति सरकारी आयोग, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए मैंने नोट बनाया हुआ है, ये नोट तो मैं आपके पहले भी पढ़ चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको ये इस मॉक टेस्ट से 60% या 18 या 20 अंक अगर आप लेकर आ रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में आप फोड़ देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आपकी निकली है। यह प्रश्न अपने मन से नहीं बनाए गए हैं, मैंने आपको बताया पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन प्रश्नों को लिए गए हैं। इस मॉक टेस्ट के सभी विषयों का निचोड़ है, इस मॉक टेस्ट में सभी विषयों का निचोड़ है, जैसे कि आपने देखा ही होगा। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश भी है, करंट अफेयर्स भी है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट अगला मॉक टेस्ट जब हम डालेंगे तो वो आपको मिल सके। अगला मॉक टेस्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। छोटी लेकिन मोटी बात आपको बता दी गई है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है अपने परिवार को बढ़ाइए, प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।